निकिता आवाज आ रही है? मनीषा? यस सर आ रही है। ठीक है, देखो हमने अपनी किताब में 5 चैप्टर हैं। मान सिंह? यस सर। अपनी किताब में कल रिवीजन देखा था, कोई टॉपिक मिला और हुआ नहीं है? सर किताब ही नहीं है हमारे पास। जोर से बोलो थोड़ा। सर बुक नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखो आज अपन पहला चैप्टर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ऐसे करते हुए अपन कंप्लीट बुक के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। देखो लोकतंत्र की परिभाषा हमने देखी थी, क्या थी परिभाषा? जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, शासन, जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अब बेटा आप मेरे साथ साथ है ना क्वेश्चन आंसर नोट डाउन भी करते जाओ, है ना, ताकि अपना तैयारी क्वेश्चन आंसर राइटिंग में भी हो जाए। हमने टॉपिक समझ लिया था। अब जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन लिख लो, आंसर में लिखवा ही रहा हूं, है ना। क्या है ये? लोकतंत्र की परिभाषा। सवाल लिखो, लोकतंत्र की परिभाषा लिखें। लोकतंत्र की परिभाषा लिखें, तो आंसर क्या आएगा? जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। जनता का, जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। लिख लिया? यस सर। दूसरा सवाल लिखो, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति। इसके राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। सवाल पूछ ले, जनता का, जनता के लिए शासन परिभाषा किसने दी थी? अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी। अगला सवाल लिखो, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? अगला सवाल क्या है? लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? अब देखो क्या है, लोकतंत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे समाज में क्या आती है? समानता। क्या आती है? समानता आती है समाज में। स्वतंत्रता, संप्रभुता, अवसरों की समानता, सार्वभौमिकता, ऐसे बहुत सारे गुण समाज को आवश्यक हैं। जैसे मान लीजिए
कि एक साधारण समाज के लिए क्या क्या आवश्यक है। देखो, समाज बनाने के लिए सबसे पहले सभी समान होने चाहिए, क्योंकि अगर समान नहीं होंगे तो जो लोग गरीब होंगे वो विद्रोह कर देंगे। इधर देखो, यहाँ देखते हैं हम, इधर देख लेते हैं। समाज में दो प्रकार के लोग, एक कौन? गरीब, एक कौन? अमीर। अमीर और अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब और गरीब होता चला जाएगा। तो जब ये ज्यादा गरीब होगा तो उसको जीवन जीने के लिए ही समस्या आ जाएगी, जीवन के लिए ही क्या आ जाएगी? समस्या आ जाएगी। तो ऐसे में ये क्या करेगा? क्रांति करेगा। क्या करेगा? क्रांति करेगा। और किसके खिलाफ करेगा? अमीरों के खिलाफ करेगा। इसे कहते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया था। अपने को एग्जाम्पल के रूप में समझ में आ जाना चाहिए। देखो, समाज में कितने व्यक्ति? एक तो कौन? गरीब, एक कौन? अमीर। और दोनों में क्या पाई जाती है? खाई पाई जाती है। अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब और गरीब होता जाता है। तो जब वो गरीब होते होते इस सीमा तक गरीब हो जाता है कि उसका जीवन चलाना ही मुश्किल हो जाता है, उसके जीवन के ही लाले पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करता है? क्रांति का सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? क्रांति का सहारा लेता है। और ये क्रांति किस पर आधारित होती है? हिंसा पर आधारित होती है। किस पर होती है? हिंसा पर। वो मार काट का सहारा लेता है और समाज को बदलना चाहता है। इसीलिए ये जो सिद्धांत दिया, ये किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समझ में आया? इसीलिए भी समाज में समानता बनी रहे, इसलिए क्या जरूरी है? लोकतंत्र जरूरी है। समाज में स्वतंत्रता बनी रहे, इसलिए भी क्या जरूरी है? लोकतंत्र जरूरी है। संप्रभुता, इसको सॉवर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉवर्टी। ये बनी रहे, इसलिए भी क्या कहा जाता है? कि लोकतंत्र होना चाहिए। अवसरों की समानता, आर्टिकल 16, सभी को बिना भेदभाव आगे बढ़ाया जाए। मूल अधिकार पढ़े क्या? मूल अधिकार पढ़े थे? कितने थे मूल अधिकार? 6। पहला कौन सा था? समानता का। उसमें 16 अनुच्छेद किससे संबंधित था? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित था? यही था बेटा, है ना? 14 में था विधि सम्मत समानता, विधि के समक्ष सब समान होंगे। 15 में धर्म जाति और 16 में अवसरों की समानता। तो अवसरों की समानता के लिए भी क्या चाहिए? ताकि भेदभाव ना हो। सार्वभौमिकता, यानी कि बिना किसी भेदभाव के सबके साथ। इन कारणों से क्या चाहिए? हमें लोकतंत्र जरूरी है। बताओ किसके समझ में नहीं आया? ठीक है, आगे। यस सर। अब सवाल लिखो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? आप ये मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं ताकि क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए, है ना? देखो ये क्या है? अमीर व गरीब की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर पाया जाता है। बड़ा अंतर पाया जाता है। यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है।
समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। मजबूर होकर गरीब वर्ग, मजबूर होकर गरीब वर्ग क्रांति करता है। मजबूर होकर गरीब वर्ग क्या करता है? क्रांति करता है। क्रांति का आधार हिंसा होता है। क्रांति का आधार हिंसा होता है तथा हिंसा के आधार पर वह समाज को परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन करना चाहता है। ये क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। ये दिया जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने ये दिया था। तो अब सवाल आ जाए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या था? तो बताओ क्या दिक्कत आई इसमें? ठीक है, क्या कह रहा है? गरीब अमीर की आर्थिक स्थिति में क्या है? अंतर। यह अंतर समय के साथ क्या होता है? बढ़ता जाता है। मजबूर होकर गरीब व्यक्ति, कौन से व्यक्ति? गरीब व्यक्ति क्या करता है? क्रांति करता है। क्रांति का आधार क्या होता है? हिंसा। ये काम की चीज है, हिंसा होता है। और हिंसा के आधार पर वह समाज में क्या लाना चाहता है? परिवर्तन लाना चाहता है। यही सिद्धांत कौन सा है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? लिख लिया ये? यस सर। नो सर। लिख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? अमीर व गरीब की आर्थिक स्थिति में, अमीर व गरीब की आर्थिक स्थिति में बड़ा अंतर पाया जाता है। बड़ा अंतर पाया जाता है। यह अंतर जो मैंने अंडरलाइन किए वो आप भी अंडरलाइन कर लेना। यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है। यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है। मजबूर होकर गरीब वर्ग क्रांति करता है। मजबूर होकर गरीब वर्ग क्रांति करता है। अब देखो ये पूछ ले क्रांति का आधार क्या है? तो हिंसा। क्रांति का आधार हिंसा होता है तथा हिंसा के आधार पर समाज को परिवर्तन करता है। ये दिया किसने था? जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? जर्मनी के कार्ल मार्क्स। लिख लिया बेटा ये? ठीक है, ये ऊपर ऊपर का मिटा देता हूं मैं, नीचे का आप लिख लो। सर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, वो लिख लो। सर धुंधला दिख रहा है बिल्कुल। क्रांति का आधार यहां तक तो दिख रहा था ना, इससे पहले, इससे आगे लिख लो। क्रांति का आधार हिंसा होता है। क्रांति का आधार हिंसा होता है तथा हिंसा के आधार पर वह समाज को परिवर्तन करना चाहता है। तथा हिंसा के आधार पर वह समाज को परिवर्तन करना चाहता है, कार्ल मार्क्स ने कहा।
अब देखते हैं लोकतंत्र के गुण व दोष। अंतिम शक्ति किसमें होती है? जनता में ही निहित होती है। किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? एक बार आप जनता में। गुण देख लें, इसकी डिटेल कर लें, फिर दोष देख लेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि विधायिका का चुनाव जनता द्वारा निश्चित समय पर होता है, जिस कारण विधायिका वर्चस्वशाली या अनियंत्रित नहीं बन पाती है। ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कि शासन के कितने अंग हैं? 3। पहला कौन सा? कार्यपालिका। दूसरा कौन सा है? न्यायपालिका। और तीसरा कौन सा है? राष्ट्रपालिका। विधायिका। कौन सा है? विधायिका। ये 3 ही होते हैं। सरकार के कितने अंग? 3। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को और क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट। और क्या कह सकते हैं? व्यवस्थापिका कह सकते हैं। एक ही बात है। अब ये नाम भी आपको याद रखने हैं। देखो क्यों याद रखने हैं? वो आपसे विधायिका ना देकर व्यवस्थापिका पूछ ले कि व्यवस्थापिका की विशेषता लिखो। अब हमें तो विधायिका याद थी, जबकि उसने पूछ क्या लिया? व्यवस्थापिका। तो ऐसे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमें पहले से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। विधायिका कह लो, संसद कह लो, पार्लियामेंट कह लो, व्यवस्थापिका कह लो, बात एक ही है। कार्यपालिका कह लो, सरकार कह लो, एक ही बात है। सरकार में कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद ये किस में आते हैं? विधायिका में आते, सॉरी कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका में कौन? न्यायाधीश। कितनी जगह के? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पीनल कोर्ट। चारों स्तर के। अब देखो यहाँ दूसरा बिंदु क्या है? पहला बिंदु तो क्या था? अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। लिख लो। लोकतंत्र का पहला गुण क्या है? अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। और इसको डिटेल से यदि देखें तो सरकार का चुनाव यानी कि विधायिका, संसद का चुनाव प्रत्येक समय के बाद, बेसिकली ये 5 वर्ष का समय होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन हम जानते हैं कि विश्वास तक, जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक होता है। लेकिन अगर बहुमत 2 साल में 5 साल से पहले ही गिर गया, जैसे इंदिरा गांधी जी ने एग्जाम्पल देखो, इंदिरा गांधी जी ने 1970 में ही सरकार गिरा दी थी अपनी खुद की, जबकि गिरनी कब चाहिए थी? 71 में गिरनी चाहिए थी। तो ऐसे में समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित समय
पर चुनाव होते हैं, इसलिए विधायिका पर जनता का नियंत्रण होता है। अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम मोदी जी की सरकार को बदले देंगे। गहलोत साहब अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनकी सरकार को बदले देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम सत्ता किसके पास होती है? जनता के पास होती है। बताओ पहले बिंदु में क्या दिक्कत आई? बेटा लिखते जाओ, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेंगे आपको? लोकतंत्र के गुणों को लिखें। तो पहला बिंदु क्या है? अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। और इसकी डिटेल क्या करनी है? विधायिका का चुनाव जनता द्वारा निश्चित समय पर होता है। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा निश्चित समय पर होता है, जिस कारण विधायिका अनियंत्रित नहीं हो सकती है। जिस कारण विधायिका अनियंत्रित नहीं हो सकती है। नंबर 2, पहली बात में कोई दिक्कत आई क्या? पहले गुण में? नो सर। दूसरा देखो, इसमें विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। विधायिका कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है ना? तो ये भी बिंदु बन गया कि लोकतंत्र में हमेशा सरकार पर किसका नियंत्रण रहता है? विधायिका का नियंत्रण रहता है। इसका फायदा क्या है कि सरकार खुलकर काम तो करती है लेकिन अमर्यादित काम नहीं कर सकती, नियमों के विरुद्ध काम नहीं कर सकती और ऐसे काम नहीं कर सकती जो जनता के हित में ना हो। समझ में आ रहा है? नियंत्रण कौन करेगा? सर विधायिका। किसको करेगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका को। इससे सरकार वो काम नहीं कर पाएगी जो नियम के क्या हो? विरुद्ध हो। वही काम कर पाएगी जो नियमों में शामिल होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, है ना, कि किस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना लो साइड में, है ना, बॉक्स में बना लो, फिर गुण कंटिन्यू करते रहना। लिखो, विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? नियंत्रित करती है। विधायिका बोले तो सरकार और कार्यपालिका का मतलब संसद। सॉरी, विधायिका बोले तो संसद और कार्यपालिका का मतलब सरकार। देखो किस प्रकार से नियंत्रण करती है। 5-7 बिंदु है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, ये नोट डाउन कर लो आप। ये तो क्वेश्चन है और ये आंसर, ये तो हटा दो, ये तो आपके समझने के लिए था, है ना। क्वेश्चन क्या था? विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? आंसर क्या आएगा? विश्वास प्रस्ताव लाकर, प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव, लाकर, अविश्वास प्रश्न, काम रोको, निंदा, कटौती
ये तो लिखो, पहला अविश्वास, प्रश्न पूछकर, काम रोको, निंदा, कटौती प्रस्ताव लाकर। और ये सब कहाँ आएंगे? विधायिका में आएंगे। स्थगन, स्थगन प्रस्ताव लाकर। ये प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करता है कौन? विधायिका। और आप जानते हो विधायिका में ये सारे प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। आप ऐसे कैसे उतार लें, फिर एक एक की डिटेल अपन पढ़ लेते हैं। हो गया? चलो आप लिखते जाना, Yes, बाद sir. में समझते भी जाओ। यस सर हो गया। विधायिका किस प्रकार से किसको नियंत्रित करती है? कार्यपालिका को। विधायिका का मतलब क्या है? संसद, संसद। और इसका मतलब? सरकार, सरकार में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। अब याद रखना, सरकार में कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, ये उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। पहला है अविश्वास प्रस्ताव। ये कौन लेकर आता है? हमेशा विपक्ष लाता है। कौन लाता है? विपक्ष लाता है। किसके खिलाफ लाता है? सरकार के खिलाफ लाता है। आ रही है बात समझ में? अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। किसके खिलाफ लाएगा? सरकार के खिलाफ लाएगा। सरकार किसको गिराने के लिए? सरकार को गिराने के लिए। और ये कब लाया जाता है? जब विपक्ष को लगे कि सरकार के पास उचित बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति में विपक्ष लाता है। और यदि ये क्या हो जाए? पास हो जाए, तो सरकार गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। समझ में आई बात? हमेशा अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है? विपक्ष लेकर आएगा। याद विपक्ष, रखना, हमेशा ही, है ना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम, समझने के बाद आप भी बना ले। हमेशा कौन लाएगा? विपक्ष ही लाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये पास हो जाता है, क्या हो जाता है? पास, तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और फिर दोबारा से चुनाव होंगे। बताओ पहले में क्या दिक्कत आई? क्लियर? दूसरा देखो, यस सर। नो सर, इसमें क्या होता है? आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो। जब सरकार से आप प्रश्न पूछोगे तो सरकार पर जवाब देने का प्रेशर होगा, और सरकार चाहते हुए भी गलत काम नहीं करेगी। उनके मंत्रियों को विपक्ष के जवाब देने पड़ेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, कितना पैसा लिया, कहाँ कहाँ लगाया। इन सब बातों के जवाब किसको देना होता है? विपक्ष को देना, पक्ष को देना होता है। ऐसे सवालों में कहीं सरकार फंस नहीं जाए, फंस नहीं जाए, इसीलिए ये सब पहले से ही अलर्ट होते हैं और ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें सरकार की आलोचना हो, या यूं कहें बहुत ध्यान से सोच समझकर सरकार चलाई जाती है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यदि हम कहीं फंसते हैं तो सरकार क्या हो जाएगी? गिरने के चांसेस हो जाएंगे, सरकार की बदनामी हो जाएगी। तो प्रश्न पूछकर भी क्या किया जाता है? कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाता है। काम रोको, देखो अगर कहीं कोई लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार पर प्रेशर बनाया जाता है। किसका? विपक्ष का। और ये प्रस्ताव लाया जाता है काम रोको प्रस्ताव। इसके जरिए ये साबित किया जाता है कि अभी वर्तमान के लिए काम रोक दिया जाए, और बाद में जब संशोधन हो जाए या इस पे पूरा मुद्दा साफ हो जाए
तब काम करें, अभी इसको यहाँ पर ही रहने दें, जब बाद में कुछ होगा तो देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? काम रोको प्रस्ताव का मतलब क्या है कि आज तो काम रोक दिया जाए, जब बाद में इस पर कोई समाधान आ जाएगा तब देखेंगे क्या समाधान आया है, काम चालू करना है या नहीं। ये भी कौन लाएगा? विपक्ष। काम रोको प्रस्ताव कौन लेकर आएगा? विपक्ष लेकर आएगा। निंदा प्रस्ताव, निंदा तो आप समझते हो ना? निंदा समझते हो क्या? यस सर। एक तो होती है निद्रा, एक होती है निंदा। निंदा यानी कि किसी की बुराई करना, यही होता है। यस सर। तो सरकार की यहाँ पर निंदा की जाती है। किसकी की जाती है? सरकार की। निंदा में क्या है? सरकार की क्या की जाती है? निंदा की जाती है। और इस निंदा से सरकार सदैव डरती है कि सरकार की क्या नहीं हो? बदनामी नहीं हो, सरकार का रुतबा बना रहे, सरकार का पावर बना रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार कहीं गलतफहमी में फंस जाए, सरकार कहीं आलोचनाओं में फंस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का जो पावर है, सरकार की जो वैल्यू है, वो लगातार बनी रहनी चाहिए। इसीलिए वो विपक्ष के निंदा प्रस्ताव से भी डरती है। इसीलिए विधायिका निंदा प्रस्ताव के माध्यम से भी सरकार को क्या कर सकती है? नियंत्रित करती है। फिर आगे देखो, कटौती प्रस्ताव। आप जानते हो सारे काम किससे होते हैं? बजट से। किससे काम होते हैं? बजट से। और बजट क्या है? पैसा। तो सरकार हमेशा लोकसभा के माध्यम से, लोकसभा से बजट पास करवाती है। क्या करवाती है? लोकसभा से बजट पास करवा लेती है। और राज्यसभा में तो नाम मात्र का ही जाता है। जैसे ही ये लोकसभा में बजट पास होता है, ये सीधा सरकार के पास आ जाता है। और अब इसके लिए चर्चाएं होती हैं कि आपने इतना पैसा लिया, किस काम में लगाएंगे, कब कब लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, और ये सही भी लिया या गलत, ये बात आपके सामने रखी जाएगी, बजट सत्र में रखी जाएगी, संसद में रखी जाएगी। जैसे भी मॉनसून सत्र आ रहा है तो इसमें बजट सत्र पे चर्चा होगी कि आपने जो पैसा लिया है उस पैसे का सदुपयोग भी हुआ है या नहीं, या कहीं आपने जनता का पैसा ज्यादा तो नहीं ले लिया है। ये सारी चर्चाएं इस सत्र में होंगी। और इस सत्र में विपक्ष चाहता है कि आप जो बजट लेके जा रहे हैं इसमें क्या होनी चाहिए? कटौती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने जो बजट लिया है वो ज्यादा है, जनता के पैसा का दुरुपयोग है, इसीलिए आपको इसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देना चाहिए। इतना पैसा सही नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कम पैसे की आवश्यकता है। इसीलिए क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये पास होता है तो भी सरकार के लिए एक प्रकार का मोरल प्रेशर होता है। सरकार का जो आम बजट होता है उसमें कहीं ना कहीं एक कटौती के लिए लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव देखो, शब्द सुना है स्थगित करना। परीक्षाएं स्थगित हो गई बोर्ड की, खूब सुना है कोरोना काल में तो आपने। यस सर। तो ये स्थगन प्रस्ताव भी किसी काम को रोकने के लिए लाया जाता है। स्थगित कर दो इस काम को, इसलिए ये लाया जाता है। तो सवाल क्या था? विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो हमने 3-4 प्रकार इसके पढ़े। पहला कौन सा था? अविश्वास। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। प्रश्न, काम रोको, निंदा, कटौती और स्थगन। कौन सा समझ में नहीं आया? सर आगे समझ में।
आ गया? यस सर। तो कल करेंगे कौन सा? लोकतंत्र में गुण। आगे बढ़ाएंगे, 2 आज अपन ने पढ़ लिए, 2 के बाद के आगे बढ़ाएंगे कल। ठीक है? यस सर। इस सवाल को कल मैं सुनूंगा, बाद में क्लास होगी। ठीक है? थैंक ओके यू। सर।